आज की ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसके दिमाग को आज भी प्रिजर्व कर कर रखा गया है। उसके सर को 181 साल से एक जार में बंद कर कर रखा गया है। ये इसलिए ताकि साइंटिस्ट इसके दिमाग पर रिसर्च कर सके कि आखिर इस तरह के जो क्रिमिनल्स हुआ करते हैं, जो सीरियल किलर्स हुआ करते हैं, उनकी सोच कैसी होती है, वो कैसे सोचते हैं और कैसे जुर्म को अंजाम देते हैं। ये कहानी स्पेन में पैदा होने वाले एक लड़के की कहानी जिसका नाम डियोगो एल्विस होता है। डियोगो एल्विस की पैदाइश 1819 में होती है। वो जब जवान हो जाता है तो पुर्तगाल के लिस्बन में काम की तलाश में आता है। यहाँ पर वो काम की तलाश करता है, लेकिन काफ़ी खोजबीन के बावजूद उसकी कहीं नौकरी नहीं लगती। इसी बीच उसकी नज़र कुछ ऐसे लोगों पर पड़ती है जो लोग ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन ना तो उनके पास कोई कारोबार था और ना ही कोई नौकरी। इसे देखते हुए डियोगो के दिमाग में ये खटक पैदा होती कि आखिर ये लोग ऐश की ज़िंदगी कैसे जी रहे। इनके पास ना तो कोई कारोबार ना कोई नौकरी, उसके बावजूद इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। जब वो इसकी तफ्तीश करता है तो पता ये चलता है कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं, ये छोटे मोटे क्राइम को अंजाम देते हैं और इसी से इनके पास पैसा आता है, जिन पैसों से ये अपनी ज़िंदगी को ऐश की ज़िंदगी बना कर रखे हुए हैं। जैसे उसे ये पता चलता है, वो भी फैसला करता है कि वो भी इसी क्राइम की दुनिया में कदम रखेगा। वो भी छोटे मोटे क्राइम को अंजाम देगा जिससे उसके पास भी पैसा आएगा। इसी सोच के चलते वो क्रिमिनल बन जाता है। वो भी छोटे मोटे क्राइम को अंजाम देने लगता है। भरे मार्केट में वो लूटपाट करने लगता है जिससे उसके पास भी पैसा आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये पैसा सिर्फ इतना ही होता कि वो अपना कुछ खाना पीना इकट्ठा कर सके, अपना कपड़ा पहन सके, लेकिन जो ऐश की ज़िंदगी होती है उसके लिए वो पैसा काफ़ी नहीं था। इसी सोच के साथ वो ये फैसला करता है कि अब वो बड़ा हाथ मारेगा, वो कुछ बड़ा कदम उठाएगा जिससे उसके पास एक मुश्त अच्छा खासा पैसा आ जाए। इसी के चलते वो एक प्लान तय करता है कि वो कोई ऐसी जगह चुनेगा जहाँ से उसे अच्छा खासा अमाउंट मिल सके, वहाँ पर वो लूटपाट करे तो उससे कोई ख़तरा ना हो। इसी में वो थोड़ा तफ्तीश करता है, आसपास के इलाकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। तो उसे पता चलता है कि लिस्बन के एंड में एक देहाती इलाके में एक पुल है जिसकी ऊंचाई 213 फुट है। 213 फुट ऊंचाई पर यह पुल है जिसके नीचे नदी, और ये देहात से शहर को जोड़ता है। वो ये फैसला करता है कि यहाँ से अक्सर किसान आया जाया करते हैं, तो वो इन्हीं लोगों को लूटेगा, इन्हीं लोगों के साथ लूटपाट करके इनके पैसे को छीन लेगा। जब वो इस पुल पर आता है तो देखता है कि किसान इकट्ठा होकर यानी गोल बनाकर इस पुल से गुजरते हैं। तो यहाँ पर वो अकेला व्यक्ति इन लोगों से आसानी से लूटपाट नहीं कर सकता। इसी के चलते उसने फैसला किया कि जो भी किसान इस पुल से आखिरी मरतबा गुजरेगा, जो अकेला होगा, वो उसी को निशाना बनाएगा। वो ऐसा करता भी है। वो पुल पर घात लगाकर बैठता है, यह इंतज़ार करता है कि आखिरी व्यक्ति जो इस पुल से गुजरेगा वो उसी को निशाना बनाएगा। होता भी वही है। जो भी व्यक्ति उस पुल से आखिरी मरतबा गुजरता वो उसे निशाना बनाता, उससे पैसा छीनता और उसके बाद उसी 213 फुट ऊंचाई पुल से उसे धक्का देता, वो नीचे गिर जाता। उसे यह पता था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। इसी के चलते सिर्फ वो लूटपाट करने के बाद उन्हें धक्का देकर मार दिया करता था। यह सिलसिला काफ़ी हद तक आगे बढ़ा। लगभग महीने भर गुजर जाते हैं और इस बीच 25 से 30 किसानों की मौत हो जाती है, जिसके बाद आसपास में शोर उठ जाता है कि इस तरह से किसान गायब हो रहे हैं, जो देहात से शहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो वापस नहीं लौट रहे। लिस्बन में भी ये खबर काफ़ी चर्चा में बनती है, जहाँ पर पुलिस भी एक्टिव हो जाती है। पुलिस जब थोड़ा इसकी तफ्तीश में आगे बढ़ती है तो वो ये सोचती है कि शायद किसान माली हालत कमज़ोर होने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच पुलिस को उसी पुल के नीचे से कुछ मछुआरों के ज़रिए लाश मिलने की खबर मिलती है। जब वो उसके करीब जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई लाशें पड़ी हुई हैं, और ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि किसानों की। पुलिस अब यहाँ पर थोड़ा अपनी सोच को और पुख्ता कर लेती है कि शायद ये सुसाइड ही है जो किसान इस पुल से छलांग लगाकर कर रहे हैं। लेकिन मामला आगे बढ़ता है। कुछ वक्त के बाद ये तादाद 50 हो जाती है। 50 लोगों की मौत के बाद अब लोग और एक्टिव होते हैं। लोग पुलिस से इसकी तफ्तीश करने की अपील करते हैं। पुलिस की टीम दोबारा जब इसमें रिसर्च करती
तो उन्हें उस पुल के नीचे से और भी कुछ लाशें मिलती हैं। जब वो और कुछ लाशों को चेक करते हैं तो उनमें कुछ लाशें ऐसी होती हैं जिनके शरीर में चाकुओं से वार भी किया गया था। यानी जो व्यक्ति था, जो सीरियल किलर था, वो जब किसानों को लूटता था तो अक्सर किसान कमजोर हुआ करते थे, वो उन्हें पुल से धक्का दे दिया करता था। लेकिन कभी कभार उसका पाला कुछ हट्टे कट्टे किसानों से भी पड़ जाता था जो इसका विरोध करते थे, तो वो उन्हें चाकू मार दिया करता था, जिससे वो घायल हो जाते और उन्हें पुल से फेंकने के बाद फिर उनकी मौत हो जाया करती थी। जब पुलिस को उस तरह की कुछ लाशें मिलती तो पुलिस को यह यकीन हो जाता है कि कोई व्यक्ति है जो इस तरह के किसानों की लगातार हत्या करते जा रहा है। पुलिस की टीम अब उस सीरियल किलर की खोज में लग जाती। उसको खोजने के लिए अलग अलग नाकों पर पुलिस की टीम लगाई जाती, लेकिन यहाँ पर पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती। पुलिस की टीम यह फैसला करती है कि इस पुल को अब बंद कर दिया जाए, यहाँ से आना जाना अब रोक दिया जाए। इस सिलसिले में लगभग सालों तक इस पुल को बंद कर दिया जाता है। जब पुल बंद हो जाता है तो लगभग 3 साल तक एल्विस उस पुल पर कोई भी घटना को अंजाम नहीं देता, यानी कोई भी वो हत्या नहीं करता। 3 साल के बाद जब यहाँ पर घटना होनी बंद हो जाती है तो पुलिस की टीम यह फैसला करती है कि इस पुल को अब दोबारा खोल दिया जाए, लेकिन यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी रखा जाए ताकि कोई इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। यहाँ पर पुल के खुलने की खबर फैल जाती, यह खबर एल्विस तक भी पहुँचती। जैसे ही खबर उस तक पहुँचती है तो वह फैसला करता है कि अब वो दोबारा इस तरह के क्राइम को अंजाम देगा। वो दोबारा उस पुल के करीब आता है इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी वो काफ़ी टाइट है, यहाँ पर वो अब क्राइम को अंजाम नहीं दे सकता। इसी के चलते वो ये फैसला करता है कि अब उसे क्राइम का जो पैटर्न है वो चेंज करना पड़ेगा, यानी उसे अपने तरीके को बदलना पड़ेगा ताकि वो अपने क्राइम को अंजाम भी दे ले और वो पकड़ा भी ना जाए। इसी के चलते वो अपने प्लान को चेंज करता है। प्लान के तहत वो एक गैंग बनाता है। गैंग में कुछ ऐसे मेंबर्स को शामिल करता है जो कि गरीब हुआ करते, लेकिन वो छोटे मोटे क्राइम में शामिल होते। वो उस तरह की गोल को इकट्ठा करता है। उसके बाद शहर के जो अमीर घर होते उनमें डाका डालता है, घर के अंदर जाता, वहाँ जो परिवार के सदस्य होते उनकी हत्या करता और घर को लूट के वो वापस निकल आता। सबसे पहली लूट से वो फिर उसके बाद अपनी गैंग के लिए लेटेस्ट वेपन्स खरीदता। हथियार खरीदने के बाद अब वो बड़े बड़े घर पर हमला बोलना शुरू कर देता। वो कई घरों पर इस तरीके से डाका डालता, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता। पुलिस की टीम काफ़ी परेशान होती है, आम जनता भी परेशान होती है। वो रात में सो नहीं पाती। उनके दिल में ये डर होता कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लुटेरे, वो डकैत उनके घर में आ जाए और उन्हें मारकर उनके घर को लूट ले। इस तरह अब पुलिस इन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए अलग अलग इलाकों पर, अलग अलग नाकों पर पुलिस की तैनाती लगाती। पुलिस की टीम एक एक लोगों से पूछताछ करती, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल कर सामने आता। पुलिस की टीम को वो सीरियल किलर्स, वो क्रिमिनल्स मिलते नहीं। लेकिन होता ही है कि जो एल्विस था वो एक ऐसे घर को टारगेट करता है जो घर एक डॉक्टर का होता है। ये डॉक्टर पूरे इलाके में काफ़ी मशहूर होते हैं। उनके घर में वो दाखिल होता है, वहाँ पर लूटपाट करता है। घर में डॉक्टर समेत 4 लोगों की वो हत्या करता है और हत्या करने के बाद फरार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को खबर मिल जाती है कि इस तरीके से डॉक्टर के घर में हमला किया जाता है, वहाँ पर लूटपाट की जाती है। शहर के लोग रोडों पर निकल आते हैं। पुलिस यहाँ पर एक्टिव होती है। पुलिस की टीम को यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि ये घटना होने के आधे घंटे के अंदर ही उनको ये खबर मिल जाती है कि इस तरीके से कुछ क्रिमिनल्स यहाँ पर लूटपाट करके फरार हुए। पुलिस को यह खबर मिलती है कि ये क्रिमिनल्स शहर के बाहरी इलाकों से आते हैं, यहाँ पर लूटपाट करते हैं और लूटपाट करने के बाद फिर वो बाहरी इलाके में फरार हो जाते हैं। इसी के चलते आधे घंटे के अंदर जब खबर मिलती है तो पुलिस की टीम शहर के जितनी भी एग्जिट पॉइंट होते हैं वहाँ पर फोर्स तैनात कर देती है। इसी के चलते पुलिस की तफ्तीश में वो लोग धरे भी जाते हैं। पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब शुरुआती पूछताछ की जाती है तो वो लोग इस क्राइम को कबूल कर लेते हैं, यानी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ही डॉक्टर और बाकी के घरों में डकैती की है। पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करती है कि कितने क्राइम के मामले उनके ऊपर दर्ज हैं और किन किन क्राइम को उन्होंने अंजाम दिया है। यहाँ पर जो एल्विस था वो अलग खड़ा हुआ था, वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन जो उसके गैंग के सदस्य थे वो सारे जवाब को दे रहे थे। यहाँ पर पुलिस को पूछताछ में पता चलता है कि जो गैंग मेंबर है ये छोटे मोटे क्राइम को अंजाम दिया करते थे, लेकिन जो गैंग का मेन मुखिया है एल्विस,
उसकी निगरानी में आने के बाद ये बड़े बड़े क्राइम को अंजाम दे रहे थे। अब एल्विस से पूछताछ की जाती है। एल्विस जितने भी मामले पुलिस की निगरानी में होते उन सारे मामलों को एक्सेप्ट करता है, लेकिन अभी तक पुलिस इस मामले में किसानों के मामले को जोड़कर नहीं देख रही थी। लेकिन जब पुलिस ये देखती है कि ये लोग इतना दरिंदगी से लोगों का कत्ल कर रहे हैं, इतनी बेरहमी से वो लोगों को मार रहे हैं, तो हो सकता है कि किसान का मामला भी इन लोगों से जुड़ा हो। पुलिस की टीम एक तुक्का छोड़ती है, अंधा तीर छोड़ती है, जो तीर एग्जैक्ट एल्विस के ऊपर जाकर लगती है। पुलिस ये कहती है कि तुम लोगों ने ही किसानों की हत्या की है, इसका सबूत पुलिस के पास मौजूद है। जैसे वो सुनता है वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसने ही किसानों की भी हत्या की। पुलिस की टीम जब इसकी गिनती पूछती तो उसका कहना ये था कि 70 लोगों की हत्या तो उसे याद है, लेकिन इसके ऊपर उसने कितनी हत्या की वो भूल रहा है, उसे याद नहीं। पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश करती है। अदालत में उसे फांसी की सजा दी जाती है। फांसी की सजा के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो अदालत से ये अपील करते हैं कि उसके दिमाग को उन्हें सौंप दिया जाए, ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके कि आखिर उस वक्त क्रिमिनल्स के दिमाग में, यानी सीरियल किलर्स के दिमाग में क्या चलता है जब वो इस तरीके के क्राइम को अंजाम देते। अदालत भी ये आदेश देती कि उसके सर को, यानी उसके दिमाग के हिस्से को साइंटिस्ट के हवाले कर दिया जाए, ताकि वो उसके ऊपर रिसर्च कर सके। होता भी वही है। आदेश के मुताबिक उसके सर को यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन के म्यूजियम में रखा जाता है, जहां पर साइंटिस्ट उसके दिमाग पर रिसर्च करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे क्रिमिनल्स, ऐसे सीरियल किलर्स की सोच कैसी होती है कि वो लगातार 100 से प्लस लोगों की हत्या करते चले जाते हैं और उन्हें कोई दुख भी नहीं होता है। ये थी एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसके सर को आज भी एक जार में रखकर यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन के म्यूजियम में रखा गया है, ताकि उस पर आने वाले वक्त में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए रिसर्च की जा सके। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।